एवरीबॉडी, वेलकम बैक। लास्ट के सेशन में हमने शुरू किया था द आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडीज। इसका हम एक सेशन ले चुके हैं, आज हम सेकंड सेशन लेंगे। एक और सेशन इसमें लगेगा तब जाके ये पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में हमने थोड़ा सा ये ओवरव्यू लिया था इन क्वेश्चंस का, एंड इस पार्ट्स में मैंने ये टॉपिक डिवाइड किया था। ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बी सी डी ये हम आज करेंगे, एंड जो ई पार्ट है दिस इज़ अ लॉन्ग टॉपिक, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द विलेज, बी पार्ट है आपका सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज। अगर आपको गांव का स्ट्रक्चर समझना है, सामाजिक ढांचा समझना है, तो मोटा मोटा उसको हम तीन पार्ट्स में देखते हैं: क्लास, कास्ट एंड जेंडर। ठीक है, अब जो हमारे सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनके इंटरेस्ट और उस जमाने के जो माहौल था उसने तय किया कि वो गाँव पे जो रिसर्च है उसमें कैसे सवाल पूछेंगे। मतलब उनकी सोच और उनके आसपास के आइडियाज़ उन्हें गाइड करते थे, क्या देखना है, क्या नोट करना है, सब इन्हीं चीज़ों से तय होता था। अब इन लोगों ने जैसे ही गांव के चक्कर लगाए, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जैसे इन्होंने गांव के चक्कर लगाए, सबसे पहले देखा कि गांव में कास्ट, क्लास और जेंडर, ये इन सब का रिलेशन बहुत गहरा है। इन्हीं तीनों चीज़ों पर डिटेल से लिखा उन्होंने और दिखाया कि गांव की जो सोशल लाइफ है उसमें कितनी बड़ी इन चीज़ों का रोल चल रहा है और कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे। अब फर्स्ट हम लेंगे कास्ट। सोशल स्ट्रक्चर में पहला हम लेते हैं कास्ट सिस्टम। गांव में कास्ट सिस्टम क्या स्टडी किया इन्होंने? हमारे इंडियन भारतीय समाज का सबसे बड़ा पहचान पत्र लोग कास्ट और हायरार्की को ही मानते रहे हैं। मतलब सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन अपर कास्ट है, कौन लोअर कास्ट है, और यही सिस्टम हमारे हिस्ट्री से चलता आता आ रहा है। यानी गांव में जाति ने डिसाइड किया कि आपका व्यवहार कैसा होगा, आप कैसे रहोगे, और हायरार्की इसकी सोच या आइडियोलॉजी थी। कास्ट सिस्टम इज हायरार्किकल सिस्टम, तो हायरार्की इज इट्स बेस, इट्स आइडियोलॉजी जो सबके दिमाग में बिठा दी गई थी। ये कास्ट ऊपर है, वो कास्ट नीचे है। देखो, आपका खाना पीना, आपके कपड़े, गहने, सब पर एक तरीके से रैंक दिया गया था। लोअर कास्ट ऐसे कपड़े पहनेंगे, अपर कास्ट ऐसे कपड़े पहनेंगे। अगर लोअर कास्ट ज़्यादा ठाट बाट वाले कपड़े पहन रहे हैं, या मूछ रख रहे हैं, या तीखे चटक रंग पहन रहे हैं, तो उस पर ऑब्जेक्शन होता था। उनके यहाँ की रोटी, हमारे यहाँ की रोटी, सब में भेदभाव। और ये सब कास्ट बेस्ड हायरार्की की ही देन थी। ये वर्ण सिस्टम जो है उसमें, वर्ण सिस्टम थोड़ा देख लेते हैं, उसमें उन्होंने 5 मेजर कैटेगरीज मानी गई। हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बार बार इस वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया क्योंकि ये बेस था। दिस वॉज द बेस ऑफ विलेज सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ट्रेडिशन के मुताबिक वर्ण ही बताता है कि आपका काम क्या होगा, व्हाट वुड बी योर ऑक्यूपेशन। ठीक है, ब्राह्मण, प्रीस्ट, these are priests, men of learning, ये पूजा पाठ, मंत्र, शिक्षा सब इन्हीं के जिम्मे। देन क्षत्रियास, राजा महाराजा के खानदान, वीर सिपाही, लड़ना भिड़ना इनका काम। फिर वैश्यास,
व्यापार, बाजार, पैसे के हिसाब किताब में ये लोग मशहूर। एंड देन शूद्र, ये अलग अलग ऑक्यूपेशंस के, अलग अलग काम के कास्ट थी इसके अंदर। एंड इनको रिलेटिवली क्लीन माना जाता था अनटचेबल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इनको अनटचेबल्स में शामिल नहीं किया गया। जो पंचम वर्ण आपका आता है विच इज आउटसाइड द वर्ण सिस्टम, ये है चतुर्वर्ण। जो पंचम वर्ण है उसमें अनटचेबल्स को रखा गया, अछूत लोगों को रखा गया सबसे नीचे, इनको सो कॉल्ड अनटचेबल्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इनको सहना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में अब देखो, दुबे क्या कहते हैं? दुबे साहब कहते हैं कि ये वर्ण क्लासिफिकेशन तो पूरे भारत में माना गया, मतलब सब लोग उसी स्केल पर लोगों को तोलते थे कि आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या फिर कुछ और। हर वर्ण के अंदर, इसके अंदर, हर वर्ण के अंदर अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग जातियों का ढेर है। जैसे ब्राह्मण में ही अलग पांडे, मिश्रा, तिवारी, कौशिक, चतुर्वेदी, द्विवेदी, शर्मा। ठीक है, तो ये सब हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, राइट। लेकिन एक तरीके से जो इंडिविजुअल कास्ट्स हैं उनमें अपना एक ऑटोनॉमी है। इस कास्ट की अपनी एक ऑटोनॉमी है विद रिस्पेक्ट टू ये क्या रिचुअल्स फॉलो करते हैं, क्या कस्टम्स फॉलो करते हैं, इनकी कास्ट के क्या रीति रिवाज है। तो देखो, सब सोचते हैं कि कास्ट सिस्टम मतलब एक सीधी लाइन। ठीक है, एक सीधी हायरार्की है, ये ऊपर है कुछ नीचे है, राइट। ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, दलित सबसे नीचे हैं। दलित्स की पोजीशन पक्की है, ब्राह्मण्स की पक्की है। ठीक है, ये माना जाता है, पर असल में ये पूरा सच नहीं है। ये जो लाइन है, ये जो हायरार्की है, दिस इज नॉट दैट क्लियर। ठीक है, श्रीनिवास ने इस चीज को पॉइंट आउट किया था। इंपेरिकल स्टडीज बताती हैं, जैसे श्रीनिवास ने बताया कि सिर्फ ऊपर का वर्ण ब्राह्मण और अनटचेबल्स, सो कॉल्ड अनटचेबल्स, सिर्फ इनकी पोजीशन फिक्स्ड है। ठीक है, ये टू एक्सट्रीम एंड्स आर फिक्स्ड, ये श्रीनिवास कह रहे हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन थी। बाकी बीच में, स्पेशली इन द वेरी मिडल, बीच में किसकी पोजीशन ऊपर है किसकी नीचे है, इस पर बहुत खिचखिच है। दिस इज डिबेटेबल, इस पर बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं। गांव में हर सोशल रिलेशन कास्ट डिसाइड करता है। आप किससे रिश्ता कर सकते हो, किसकी रोटी खा सकते हो, किसके घर जा सकते हो, सब कुछ। मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स ने देखा कि कास्ट एक क्लोज्ड सिस्टम है। कास्ट इज अ क्लोज्ड सिस्टम, इस पर सवाल भी आया हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स ने कहा कि भाई कास्ट तो क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, जैसे ही और जैसा ही क्लोज सिस्टम, जैसा ही ये काम कर रहा है, जाति से बाहर आपकी कोई इतनी सुनवाई नहीं है। और कुछ लोग मानते थे, सम थिंकर्स दे सेड कि लोकल लेवल पर कास्ट जैसे ऑपरेट करती है, दैट इज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट मेंशन्ड इन द वर्ण स्कीम। ठीक है, लोकल लेवल पे दैट इज ए कास्ट को हम माइक्रो स्ट्रक्चर्स में भी गिनते हैं। इनका लोकल बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टडी, जो शास्त्रों में लिखा है, वर्ण स्कीम में लिखा है।
आपसी रैंक्स जो हैं, द म्यूचुअल रैंक्स, श्रीनिवास कहते हैं कि एंड्स आर फिक्स्ड। ब्राह्मण्स एंड अनटचेबल्स इनका तो फिक्स है, बट बीच में अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। क्या है? अनिश्चितता। मतलब कास्ट रैंकिंग थोड़ी फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, थोड़ी मोबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है। ये था श्रीनिवास का कहना। ठीक है, अब कास्ट के रिस्पेक्ट में इसी चीज को उन्होंने संस्कृताइजेशन बोला था, इस प्रोसेस को, कि इसी अनसर्टेनिटी का, इसी डिबेटेबल पोजीशन का फायदा उठा के सम पीपल इम्प्रूव देयर रैंक। ठीक है, इस प्रोसेस को उन्होंने संस्कृताइजेशन बोला था। अब दुबे ने क्या बोला? व्हाट डज दुबे से अबाउट कास्ट इन विलेज सोशल स्ट्रक्चर? दुबे ने 6 फैक्टर्स बोले। गांव में आपका स्टेटस 6 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। इनकी स्टडी थी शमीरपेट की। वेयर इज शमीरपेट? शमीरपेट इज अ विलेज नियर हैदराबाद। तो इन्होंने बोला कि आपका गांव में दर्जा, आपका गांव में क्या स्टेटस है, दिस इज डिसाइडेड बाय 6 फैक्टर्स। सोशल स्टेटस डिफरेंशिएशन के, यानी कि आपका स्टेटस दूसरों से कैसे डिफरेंट है, वो 6 चीज़ों पर निर्भर करता है। फर्स्ट इज योर रिलीजन एंड कास्ट। धर्म और जाति को लोग सबसे पहले देखते हैं। लोग कहते हैं कि इंसान के अच्छे बुरे का पता तो उसकी सोच से लगना चाहिए, पर हमारे गांव में अभी भी कास्ट और रिलीजन से ही पहचान की गाड़ी चलती है। नेक्स्ट आपका आता है लैंड ओनरशिप। कितनी ज़मीन है आपके पास? कितने किले हैं? गांव में जिसके पास ज़मीन ज़्यादा, उसकी बोलती ऊंची। गरीब आदमी के पास चाहे दिल हो या दिमाग, पर ज़मीन की कमी से उसकी बात को लोग इतना भाव नहीं देते। ज़मीन है तो सब है, ये गांव का पुराना फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका आता है वेल्थ, पैसा। गांव की सबसे बड़ी बारिश वही होती है जो पैसे के साथ आती है। पैसा आ गया तो गांव में धूमधाम हो जाती है आपकी। ठीक है, इज्जत बढ़ जाती है। लोग ऐसे लोगों के आगे पीछे घूमने लगते हैं जैसे मक्खियां गुड़ के चक्कर में। राइट, पैसा बोलता है। फिर आपका डी आता है पोजीशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ये ऐसी दुबे की स्टडी बोलती है, पोजीशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज या फिर पोजीशन इन विलेज ऑर्गेनाइजेशन। गांव के जो गवर्नेंस है, लोकल गवर्नेंस है, उसमें क्या किस ओहदे पर आप बैठे हो। अब देखो, सरकारी नौकरी वाले तो अपने आप में ही वीआईपी हो जाते हैं। सरकारी नौकरी वालों को गांव में देखो तो ऐसे हाथ जोड़कर स्वागत मिलता है जैसे कोई मंत्री जी आए हों। ये लोग अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, लेकिन जॉब मिल जाए तो गांव में माला और तालियों से उनके नाम पर ही बजती है। राइट। फिर आपका आता है एज, उम्र। बुजुर्गों की गांव में अपनी ही सरकार चलती है। बड़े हमारे भगवान समान हैं, ये गांव के लोग मान के चलते हैं। समझ लो उनकी एक आवाज पर सब हाँ में हाँ मिला देते हैं। ठीक है, बुजुर्गों की एक अलग रिस्पेक्ट होती है गांव में। फिर फिफ्थ क्या आता है? सिक्स्थ, डिस्टिंक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट्स। ये भी आपका स्टेटस डिसाइड करता है। आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, कुछ लोगों में एक अलग ही चमक होती है, जैसे उनकी बात ही सबसे अलग हो। उनका अंदाज, उनकी सोच, उनकी हिम्मत, सब उन्हें भीड़ से अलग बना देती है। चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, उन्हें देख के लोग वाह भाई क्या पर्सनालिटी है, ठीक है, ये बोल देते हैं। तो योर पर्सनालिटी ऑल्सो डिसाइड्स योर सोशल स्टेटस। ठीक है, अब श्रीनिवास ने जो संस्कृताइजेशन की बात करी थी,
उसने बोला कि बीच की जो पोजिशंस हैं, द म्यूचुअल रैंक्स आर डिबेटेबल इन बिटवीन, स्पेशली इन द मिडिल। संस्कृताइजेशन इतना आसान नहीं है, अंडरस्टैंड। जो श्रीनिवास ने कॉन्सेप्ट दिया, दिस प्रोसेस इज नॉट दैट इजी। कास्ट स्टेटस ऊपर ले जाना है तो सिर्फ पूजा पाठ की कॉपी करने से काम नहीं चलता। आपको लोकल पावर स्ट्रक्चर जो है उसमें भी सेट होना पड़ता है। यानी गांव के बड़े लोग जो आपकी कास्ट से ऊपर हैं, उनके साथ कुछ समझौता या दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज अपनाने से आपको ऊपर वाली कास्ट नहीं मान लेते। ठीक है, फिर सिमिलरली अगर हम सेक्युलर, अब ये तो हो गया, दिस इज रिचुअल फैक्टर। आप अपनी कास्ट को रिचुअल फैक्टर्स के थ्रू इम्प्रूव करना चाह रहे हो, विच इज संस्कृताइजेशन। अगर हम सेक्युलर फैक्टर्स की बात करें, क्या सेक्युलर तरीके से भी आप अपना स्टेटस थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो? तो दुबे ने बताया कि जो मीनियल कास्ट हैं, सो कॉल्ड मीनियल कास्ट, लोअर कास्ट, इनकी पंचायत होती हैं, इनकी कास्ट पंचायत होती थी एंड वो यूनियंस की तरह काम कर देती थी अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने हक के लिए और दबंग कास्ट से लड़ने के लिए। दे नीडेड कास्ट पंचायत्स, सो दिस वाज आल्सो अ वे टू फाइट दे ये जो कास्ट स्टेटस का डिस्क्रिमिनेशन था। तो वन वाज रिचुअल वे, वन वाज सेक्युलर वे। पर फिर भी बहुत से लोग मानते थे कि इतनी कोई मोबिलिटी नहीं होती है, इतना कोई स्टेटस चेंज नहीं हो पाता है। काफी सोशोलॉजिस्ट ने कहा कि कास्ट सिस्टम जो है ये जजमानी सिस्टम के बेसिस पे ही चलता है। जजमानी सिस्टम मैंने आपको बताया था। कास्ट सिस्टम के बेसिस पे जो आपकी ऑक्यूपेशंस डिफाइंड होती हैं, उस ऑक्यूपेशन का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको जजमानी सिस्टम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मानते थे कि कास्ट सिस्टम जजमानी सिस्टम के अंदर ही वर्क करता है, जहाँ अलग अलग जातियों के लोग गांव या आसपास के गांव में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंसी है, निर्भर हैं, एक लंबे रिश्ते के जाल में ये बंधे हुए हैं इस जजमानी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे चाहे बुनकर है, चाहे लोहार है, चाहे बढ़ई है, ये सब इस जजमानी सिस्टम के जाल में बंधे हुए हैं। सो दिस वाज कास्ट का हमने अभी एनालिसिस किया। सेकंड आपका आता है क्लास। क्लास यानी पैसे के बेसिस पे, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपका लैंड आ जाएगा। अब गांव में जमीन और क्लास यानी पैसा, लैंड एंड पैसा, वेल्थ, इसका रिश्ता बहुत पक्का है। जैसे ही किसी के पास जमीन होती है, समझ लो इज्जत भी साथ में चली आती है। इज्जत यानी कि योर स्टेटस। ठीक है, ये हम अभी फैक्टर्स देख रहे हैं। अब इज्जत आपकी लैंड से कनेक्टेड है, तो हर कोई आपका, अगर आपके पास लैंड है तो हर कोई आपके पैर चूमेगा, हाथ जोड़ेगा, और जिसके पास जमीन नहीं है वो तो बेचारा चुपचाप कोने में बैठा रह जाता है। तो मेजॉरिटी एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने ये मानते थे कि गांव की जो कमाई धमाई है, यानी कि कमाने का तरीका, कास्ट और ऑक्यूपेशन के इतने गहरे जोड़ हैं। आपकी कास्ट और आपके ऑक्यूपेशन आर सो डीपली लिंक्ड कि इनको अलग करके देखना मुश्किल है। अगर आपको ऑक्यूपेशन समझनी है तो आपको कास्ट तो देखनी पड़ेगी। गांव में कौन क्या काम करेगा और कितना कमाएगा, मतलब क्लास आ गई पिक्चर में। तो ये सब जाति के हिसाब से ही तय होता था। उनकी नज़र में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की नज़र में, जमीन के हिसाब से भी गांव में वैसे ही ऊंच नीच थी।
लैंड के हिसाब से भी गांव में वैसे ही ऊंच नीच के दर्जे बनते हैं जैसे कास्ट के चक्कर में बनते हैं। मतलब जिसके पास जमीन ज्यादा है उसका दर्जा, भाई आप तो हमारे बड़े हैं, ऐसा हो जाता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट चल रहा है कि भाई कास्ट एंड क्लास आर लिंक्ड, राइट, विलेज में। ठीक है, श्रीनिवास में इसी कॉन्टेक्स्ट में इसी चीज को सपोर्ट करते हुए श्रीनिवास कहते हैं, कहा कि कास्ट और लैंड दोनों ही हायरार्की आपस में काफी मिलती जुलती होती है। ज्यादा बड़े खेत किसके पास होते हैं? ब्राह्मण्स, लिंगायत्स और उनके जैसे ऊपर कास्ट, ऊपर वाली जातियों के पास। लिंगायत्स क्यों आ गए? हु आर लिंगायत्स? श्रीनिवास की स्टडी जो थी उसमें उन्होंने लिंगायत स्टडी किए थे, जो कि इनकी स्टडी थी कूर्ग में, मैसूर में, विच इज इन कर्नाटका। कर्नाटका में लिंगायत इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कास्ट। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने लिंगायत की बात करी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कास्ट और लैंड दोनों की हायरार्की आपस में काफी जुड़ी हुई है। ठीक है, ज्यादा बड़े लैंड उन्होंने देखे कि लिंगायत्स के पास है, ब्राह्मण्स के पास है, और बाकी की जो अपर कास्ट है और जो दलित्स हैं वो बेचारे जमीन से बिल्कुल वंचित रहते हैं, मजदूरी वाली लाइन में ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो श्रीनिवास कह रहे हैं कि जिनके पास पैसा है और जमीन दोनों है उनकी तो गांव में धूमधाम ही अलग है, पर गरीब आदमी का घर इतना चुप सा है कि जैसे नजरों से गायब हो गया, ऑलमोस्ट इनविजिबल। मतलब कोई देखे भी तो उनको बस हाँ भाई ठीक हो पूछ के निकल जाता है। बस यही हमारे गांव की लैंड और क्लास का सच है। ठीक है, जिसके पास लैंड उसकी चलती है। पर कुछ लोगों ने, कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने कहा, अब दिस इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने कहा, उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में कह दिया कि गांव में आपकी इज्जत का असली राज जमीन ही है, इट इज नॉट कास्ट। तो उन्होंने कास्ट का एंगल लिया ही नहीं, उन्होंने कहा कि बाकी सब चीजें, जाति, धर्म, पैसा सब एक तरफ है और जमीन एक तरफ है। जमीन हो तो आप हैं, वरना लोग ना पूछें ना जाने। इसमें लुईस थिंकर हैं एक, लास्ट सेशन में लुईस और बेली की स्टडी पढ़ी थी, तो वही लुईस यहाँ पे बोलते हैं। इन्होंने अपने रिसर्च से यही बताया, उन्होंने कहा कि भाई मानो या ना मानो, ब्राह्मण के गांव हो या जाट के गांव, जो जमींदार है उसी की चलती है गांव में। मतलब जब आपके पास जमीन की चाबी है तो फिर जाति चाहे जो भी हो, लोग आपके दरवाजे पे आते ही हैं। यानी जाति से ज्यादा आपके हाथ में कितनी जमीन है वो आपका दर्जा तय करती है। इट इज लैंड विच डिसाइड्स योर स्टेटस, नॉट योर कास्ट। ये लुईस का कहना है। या नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट लैंड, जाहिर सी बात है कि फिर आपको गांव के एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर को समझना चाहिए, एग्रीकल्चर समझना चाहिए, कितने बड़े किसान हैं, कितने छोटे किसान हैं, कितने मजदूर हैं, उनका रिलेशन क्या है, राइट। लेकिन विलेज स्टडीज जो थी, विलेज स्टडीज ही हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक चल रहा है, जो विलेज स्टडीज थी इन्होंने ज्यादा फोकस किया तो सिर्फ कास्ट, फैमिली, किनशिप और रिलीजन पे। वो इस डिटेल में उतर ही नहीं पाए और ये चीज उन्होंने एनालाइज ही नहीं करी कि अलग अलग इलाकों में खेती बाड़ी और जमींदारी का क्या सिस्टम है। तो विलेज स्टडीज जो थी ये एक तरह से हमारे गांव की समाज की तस्वीर को अधूरा दिखाता है, दैट वाज इनकम्प्लीट। विलेज स्टडीज डिड नॉट गिव फुल पिक्चर बिकॉज दे इग्नोर्ड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, जो कि हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। ठीक है, रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर के।
बट विलेज स्टडीज टोटली इग्नोर्ड दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो गया लैंड। लैंड पे हमने पर्सपेक्टिव्स पढ़ लिए। नेक्स्ट आपका आता है जेंडर। कास्ट क्लास आपने पढ़ लिया, कास्ट हो गया, क्लास हो गया, अब जेंडर पे आ जाओ, जेंडर डिफरेंसेस। अब देखो, मेजॉरिटी ऑफ विलेज स्टडीज जो थी इनका ये ऑब्जेक्टिव था कि जब तक हम ये दो चीज़ें ना देख लें। क्या दो चीज़ें? कि डिविजन ऑफ लेबर इन फैमिली। एक तो ये कि परिवार में औरत और मर्द के काम कैसे डिवाइडेड है, एक तो हम ये ना देख लें। और दूसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन इन वर्क। वर्क यानी कि बाहर का काम, घर के बाहर के काम, नौकरी। ठीक है, तो उन्होंने कहा, विलेज स्टडीज जिन्होंने करी उन्होंने कहा कि जब तक हम ये दो चीज़ें ना देख लें तब तक गांव के जेंडर रिलेशंस का पूरा पता नहीं चल सकता। वी हैव टू डू स्टडीज ऑन दीज टू टॉपिक्स। टॉपिक डिसाइड हो गया इनका। अब विलेज स्टडीज में सबसे पहले तो देखा गया कि घर में औरतों का क्या रोल है और कैसे वो घर के बाहर मजदूरी या कोई और काम करती हैं। बाकी सब चीज़ों से पहले यही उनका फोकस था, ये दो चीज़ें। राइट। अब इन स्टडीज़ ने हाईलाइट किया, क्या हाईलाइट किया कि परिवार के अंदर कौन क्या काम करता है। खाना पकाना, खेत देखना, बच्चों को संभालना। औरतों के काम और मर्दों के काम अलग अलग तय हैं ऑलरेडी। ठीक है, गांव में घर के बाहर मर्दों की ही चलती है, औरतों को तो ज़्यादा बोलने का मौका ही नहीं मिलता। यानी जहाँ सबके सामने अपना मुद्दा रखना है वहाँ मर्दों का ही दबदबा है। दिस वॉज द पैटर्न विलेज स्टडीज इन 1950s फाउंड। खासकर अपर कास्ट में, व्हेन वी टॉक अबाउट अपर कास्ट वुमेन, उनमें देखो अपर कास्ट में औरतों को ज़्यादा बाहर निकलने नहीं देते हैं। उनकी ज़िंदगी चार दीवारी में ही सिमटी होती है। इसमें एड्रियन मेयर थिंकर हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के गांव में रामखेड़ी में स्टडी करी थी और इनका कहना है, ये ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा, इनका कहना था कि मर्दों के मुकाबले औरतों को दूसरे मोहल्ले या गांव के लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता। उनकी दुनिया बस परिवार तक, फैमिली तक है या बहुत करीब के लोगों तक ही सीमित है। ठीक है, ये इन्होंने मध्य प्रदेश के गांव रामखेड़ी के स्टडी में बोला। फिर तेलंगाना, तेलंगाना का भी एक स्टडी है। तेलंगाना के गांव में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। औरतों को गांव की सभा, मेल जोल या पंचायत जैसे कामों से दूर रखा जाता था। दुबे ने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा था? दुबे ने कहा, दुबे की स्टडी थी शमीरपेट की। इनका कहना था कि ऐसे माहौल था कि अगर औरत अपनी नजरें नीचे करके चले तब भी उसे संस्कारी या इज्जतदार माना जाता था। ठीक है, श्रीनिवास कहते हैं, श्रीनिवास कहते हैं कि लोगों की सोच यही थी कि घर के बाहर क्या हो रहा है ये सब औरतें समझ नहीं सकती। मतलब उन्हें बाहर के मामले से दूर ही रखा जाता था। ठीक है, अब जैसे कास्ट के अंदर पे लोगों को काम मिलता है, वैसे ही कास्ट के बेसिस पे लोगों को काम मिलता है, वैसे ही जेंडर के बेसिस पे भी डिवीजन ऑफ लेबर थी। जेंडर के बेसिस पे भी काम तय हो जाता था। दुबे साहब कहते हैं कि गांव में सबको पता था, सबको पता है कि कौन सा काम मैस्कुलिन है, कौन सा काम मर्द करेंगे और कौन सा काम फेमिनिन है, यानी कौन सा काम औरत करेंगी। खेत में भारी काम है तो मर्द करेगा, घर में रोटी चूल्हा औरत संभालेगी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला था ये, वेरी क्लियर कट कैटेगराइजेशन।
अब मर्दों के पास ये पूरा हक था। अब ये पॉइंट आता है विमेन सेक्सुअलिटी। दे हैड फुल कंट्रोल ओवर विमेन सेक्सुअलिटी, यानी कि मर्दों के पास ये पूरा हक था कि उनकी बीवी क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कितने समय तक जाएगी, सब कुछ वही तय करेंगे। यहाँ तक कि औरतों की पर्सनल लाइफ भी, उन पर भी इन्हीं की मजबूती थी। अब ज्यादातर लोग एक ही शादी करते थे, यानी कि मोनोगैमी थी। पर मर्द अगर इधर उधर भी टाइम पास करे तो ठीक है, लेकिन अगर विमेन, अगर औरत करे तो उसे गांवों का समाज गुनाह मानता था। ये एक तरह से एक अनसेड रूल था। विमेन पे ज्यादा क्वेश्चन उठता था, मेन को इग्नोर। फिर भी कुछ जगह पॉलीगाइनी भी देखी गई। पॉलीगाइनी मतलब जो a man can have more than two wives। कुछ जगह दो दो तीन तीन शादी करना या मिस्ट्रेस रखना, कॉन्क्यूबाइन। You have relations out with some women outside of your marriage। तो ये दोनों ही चलता था कि आपने शादियां भी बहुत सारी कर ली, फिर उसके बाहर भी आपके एक बाहर वाली भी है। अब औरतों को तो ये हक बिल्कुल, हक क्या, ये उनके लिए तो बिल्कुल intolerable था। Society will not tolerate a woman having more than one husband or relations outside of their marriage। बट मर्दों के लिए ये सब चलता रहता था। दिस वॉज अ नॉर्म, दिस वॉज एन अनसेड रूल इन विलेज। ठीक है, यानी गांव में मर्द की डोमिनेंस, पेट्रियार्की एंड मेल डोमिनेंस, इसी को ही सही माना जाता था। मर्द की डोमिनेंस ही सही है, यही सब लोगों को नॉर्मल लगता था और कोई इस पे सवाल नहीं उठाता था। इवन विमेन नेवर क्वेश्चनड मेल डोमिनेंस। औरतों और बच्चों से ये उम्मीद की जाती थी, क्या उम्मीद की जाती थी, कि वो पति का कहना माने, उनको इज्जत दें, उनकी मर्जी का ध्यान रखें, और अगर पति ने नो बोल दिया, नहीं बोल दिया, तो बस सब चुप हो जाते थे। दुबे साहब के मुताबिक यही गांव का रिवाज था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 डायमेंशंस देखी, कास्ट की, क्लास की और जेंडर की। तो विलेज का हमने एक सोशल स्ट्रक्चर देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा सी पॉइंट आता है कि विलेज इज अंडर ड्यूरस। विलेज की जो इतनी सुंदर पिक्चर बना दी जाती है, इतना भी कोई सुंदर नहीं था। इस पे भी बहुत सारे स्कॉलर्स बात करेंगे। हमारे देश में कई लोगों की सोच है कि गांव मतलब हरियाली, सुकून, प्यार, एकता और झूले, क्या मस्त लाइफ जीते हैं ये लोग। पर सब ऐसा नहीं सोचते। कुछ लोगों ने ये गांवों के हालत देख के उन्होंने कहा कि ये कहाँ का सुकून है भाई, दिस इज नॉट सुकून। इसमें दीपांकर गुप्ता दीपांकर गुप्ता साहब ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि गांव अभी भी सिर्फ एक जगह है, इट इज जस्ट अ फिजिकल स्पेस। ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट है, एक स्पेस है, एक जगह के रूप में ही जिंदा है, बट एक समाज के रूप में ये धीरे धीरे डूब रहा है। एज अ सोसाइटी इट इज डिकेइंग। उन्होंने बोला कि the village is shrinking as a sociological reality though it exists as a space। ये उनके स्टेटमेंट था। किसी और जगह आप इतना हारा हुआ, होपलेस होपलेस डिसएंचैंटमेंट बोला उन्होंने, कि किसी और जगह पे इतना हारा हुआ, निराशाजनक माहौल नहीं देखोगे जितना गांव में देखने को मिलता है। लोग थक गए हैं गांव की तंगी से, फसल के झंझट से, पानी की दिक्कत से, बिजली का रोना, सब कुछ मिला के उन्हें अधूरा सा, एक अधूरापन फील होता है।
अब आजकल आपको गाँव का युवा मिल जाए, ठीक है, आप उनसे पूछो कि क्या करना है, तो कोई खेती में नहीं पिसना चाहता। नोबडी वांट्स टू डू फार्मिंग। सीधे शब्दों में गाँव के लोग भी खेती से परेशान हो चुके हैं। बड़े-बड़े परिवार अब कट रहे हैं, ठीक है? बिग फैमिलीज़ दे आर फ्रैगमेंटिंग, टूट रही हैं। एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ी के लोग रहते थे, अब सब अलग हो रहे हैं। नया घर, नई जगह, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, यही नया ट्रेंड है। जाति का दबदबा भी, जो कास्ट की डोमिनेंस थी, दैट इज ऑल्सो लूजिंग इट्स टेनासिटी। ये दबदबा भी धीरे धीरे घुट रहा है। पहले जो लोग कास्ट से सब तय कर देते थे, अब उनका इतना भाव नहीं दिया जाता उस चीज़ को। लोग शायद अब रोजगार, पैसा, पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा मायने देने लगे हैं। तो गांव की जो मधुर कहानी हम सुनते थे, प्यार मोहब्बत, सब एक दूसरे की मदद करते, एक परफेक्ट सोसाइटी है, अब लोग बोल रहे हैं कि वो शायद इतना सच कभी था ही नहीं। हाँ, कुछ जगह पर प्यार मोहब्बत होगी, बट ओवरऑल बहुत झमेले भी थे। ठीक है, तो दीपांकर गुप्ता फिर से बोलते हैं कि पहले लोगों के पास चॉइस ही कहाँ थी। 1950s में या इंडिपेंडेंस से पहले भी क्या चॉइस कहाँ थी? गांव में ही रहना और वही जो काम आपको दिया गया है, जो मिलता है, वो काम करना। जमींदार हो या मजदूर, ये सब एक तरह से गांव में अटके थे। आज शहर के दरवाजे खुल गए तो गांव की बुनियादी ढांचा ही हिल गया है। द विलेज सोशल स्ट्रक्चर हैज कोलैप्स्ड नाउ दैट द डोर्स फॉर सिटी लाइफ आर ओपन। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आप अंबेडकर का देखोगे, बिकॉज ही अंडरस्टूड द पैथेटिक सिचुएशन ऑफ दलित्स इन अ विलेज। ठीक है, अंबेडकर कहते हैं, अंबेडकर ने सीधी सी बात बोल दी थी कि गांव एक ऐसी जगह है जहां गंदगी, भ्रष्टाचार और बेकार की चीजें भर के रखी हुई हैं। तभी से लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, व्हाट डिड ही से? ही सेड दैट विलेज is a cesspool of degradation, corruption and worse. गंदगी भरी हुई है, निकलो विलेज से बाहर निकलो। तभी से लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या गांव इतना दूध का दूल्हा है जितना हम सोचते हैं। सो दिस वाज, ये बीच में एक पॉइंट आना था, विलेज अंडर ड्यूरेस। अब थोड़ी इससे रिलेटेड हम फील्ड स्टडीज देखते हैं। डी इज आर फील्ड वर्क, फील्ड व्यू एंड फील्ड वर्क के इश्यूज। फील्ड वर्क करने में इश्यूज क्या आते हैं? अब ये गांव का फील्ड वर्क है, इसमें सबसे बड़ी बात है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब खुद गांव में उतरो, खुद गांव में उतरो, लोगों के साथ रहो, उनकी रस्में देखो, जिंदगी समझो। इकोनॉमिस्ट्स और डेमोग्राफर्स जो थे, ये तो बस सर्वे पे निर्भर थे। सर्वे कर लिया, पूछ लिया, फॉर्म भरवा लिया। बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स गांव की धड़कन सुनने की कोशिश करते थे। अब इकोनॉमिस्ट्स और डेमोग्राफर्स सर्वे के थ्रू डेटा कलेक्ट करने रह जाते थे, बट सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाते थे गांव, एंड गांव में सेटल हो जाते थे 1-2 साल के लिए। फिर जो अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, वो सब लिख डालते थे। इसी के कारण इनकी स्टडी अलग मानी गई, फील्ड वर्क, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज इंडोलॉजिस्ट्स। इंडोलॉजिस्ट के कंपैरिजन में अब हम फील्ड वर्क को कंपेयर करेंगे। जो इंडोलॉजिस्ट थे, इन्होंने किताबों से पुराने टाइम के टेक्स्ट पढ़ के भारत के एक रूप बना दिया
भारत की अंडरस्टैंडिंग उन्होंने बनाई। बट ये किताबी जो रूप था ये अधूरा था। दिस वॉज इनकम्प्लीट। फील्ड व्यू ने असल गांव की जुबान बोलकर इन किताबों को थोड़ा सीधा रास्ता दिखाया। समझ लो, आप पुराने ज़माने के ग्रंथ देख लिए आपने, ठीक है, स्क्रिप्चर्स, एंशियंट स्क्रिप्चर्स देख लिया आपने, और वो देखकर आपने एक तस्वीर बना रहे हो आप पे। कहाँ मिलने वाली है पूरी सच्चाई? बुक्स पढ़ के? ऊपर से ये टेक्स्ट भी हम उन लोगों ने लिखे थे, ये जो टेक्स्ट थे जो ऊंची जाति के थे, तो बाकी का सब अनदेखा रह गया। वी ओनली गॉट द व्यू ऑफ अपर कास्ट एलिट्स। हमें पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं मिली। धानागृह साहब इस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हम सब चीज़ें उन पुरानी किताबों से ही सही सही जान लें। हो सकता है कुछ लोगों के पक्ष में लिखा गया हो या कुछ लोगों के खिलाफ लिखा गया हो, यानी बायस हो सकता है, दोस्ती दुश्मनी सब कुछ हो सकता है। लेकिन फील्ड वर्क की भी लिमिटेशंस थी। फील्ड वर्क की क्या लिमिटेशंस थी? चलो यहाँ पे हमने तारीफें कर दी। field view has its own limitations. Now this is interesting. आप कितनी भी कोशिश कर लो वैल्यू न्यूट्रलिटी रखने की, कि भाई मैं बिल्कुल वैल्यू न्यूट्रल स्टडी करूँगा। वैल्यू न्यूट्रल मतलब कि आपके प्री कंसीव्ड नोशंस, आपकी धारणाएं, आपके पहले के एक्सपीरियंस, उन सबको साइड पे रखते हुए मैं एक ऑनेस्ट, ऑब्जेक्टिव, फेयर स्टडी करूँगा। कितनी भी कोशिश कर लो आप फेयर स्टडी करने की, लेकिन आप देखोगे कि ग्राउंड रियलिटी में सब कुछ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। क्यों? देखो, आप गांव के किसी मोहल्ले में रह रहे हो, ऊपर जाति के, अपर कास्ट के लोगों के बीच या नीचे वाली के बीच, दिस मैटर्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैल्यू न्यूट्रलिटी चली जाएगी तेल लेने। ऊपर जाति के लोगों के साथ रह रहे हो कि नीचे वाले के साथ, ये फर्क लाता है आपको कैसी सुविधा मिलेगी, कौन आपसे बातें करेगा। फिर आपने गांव में 2-3 फ्रेंड्स बना लिए, अब उन्हीं से रोज डेटा मिल रहा है, लेकिन हो सकता है ये मित्र आपको उन्हीं के नजरिए से सब दिखा दें, बाकी गांव के लोग आपसे दूर रह जाएं, ठीक है। तीसरा, अगर आप शहरी दिखते हो या थोड़े पैसे वाले दिखते हो तो गांव में लोग आपको बाबूजी बाबूजी समाज के लोग मानने लगेंगे, और अगर आप औरत हो तो आपको इज्जत करने के लिए शायद रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दें। कास्ट का एंगल तो हमेशा ही गांव में चलता है। अगर आपको अपर कास्ट समझ लिया तो एक अलग रूप, और अगर लोअर कास्ट समझ लिया तो अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। यानी इन सब चीजों से ये तय होता है कि आप किस से क्या सवाल पूछ सकते हो, कितना डिटेल में जा सकते हो, और कितना सच पता लगा सकते हो। डेटा सभी को मिलता है, पर कितना और कैसा मिलेगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, वो आपकी पोजीशन से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, गांव के लोग आपको एक दर्जा दे देते हैं, एक आपको स्टेटस दे देते हैं। क्या? अरे ये तो पांडे जी के मेहमान लग रहे हैं, या ये तो पटेल जी की तरफ से हैं। फिर आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके रीति रिवाजों, उनके कस्टम्स, उनका ध्यान रखें, उनके कास्ट के नियम से बाहर ना जाएं। समझ लो, अगर आप सबसे अनबायस्ड होके घूमना भी चाहो कि नहीं मैं तो दलित लोगों से भी बात करूंगा, तो गांव का समाज आपको तुरंत किसी एक खांचे में डाल देता है कि ये तो गलत हो रहा है, आपकी ये लिमिटेशंस हैं, ये आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और आपको मानना भी पड़ता है उन रिस्ट्रिक्शंस को, उस खांचे में जो डाला गया आपको,
क्यों? क्योंकि आपको 1-2 साल रहना है वहां पे। अगर आप गांव में रह रहे हो, खाना पीना भी वहीं का है, वहीं पे खा रहे हो, तब कैसे उन गांव के लोगों से पंगा लोगे? आपको उनके साथ ही उठना बैठना है, उनके रीति रिवाज में शामिल होना है। इसलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स चाहे भी तो गांव की सोशल स्ट्रक्चर में डायरेक्ट टांग नहीं अड़ा सकते। ठीक है। अब यहाँ पे डीएन मजूमदार क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब आप खुद ही शहरी, अपर कास्ट या थोड़ा अमीर तबके के हो, तो ऐसे लोगों के बड़े लोग आपको तुरंत दोस्ती का हाथ दे देते हैं। ठीक है। गांव के बड़े लोग आएंगे, आपसे फ्रेंडशिप कर लेंगे। नतीजा क्या होता है? आप उनके साथ चाय समोसा खा रहे हो, उनके किस्से सुन रहे हो, और फिर डेटा भी उन्हीं के नजरिए से आएगा, लो क्वालिटी डेटा विद इनकम्प्लीट डायमेंशंस। इसमें बेटे का देखो, आंद्रे बेटे का। आंद्रे बेटे को तो गांव के ब्राह्मण घर में रहने की इजाजत मिल गई थी। उनको ब्राह्मण मान लिया गया था, तो ब्राह्मण के घर उनको इजाजत मिली थी अग्रहम लोकेलिटी में, ब्राह्मण लोकेलिटी में। बस गांव के लोग समझ गए कि ये तो ब्राह्मण जैसे ही हैं, अब उनके साथ ब्राह्मण वाली इज्जत से ही पेश आया जाएगा। ठीक है। अब अगर बेटे भाई दलित बस्ती घूमने चले गए, तो उनके ब्राह्मण दोस्त नखरे दिखाने लगेंगे, बोलेंगे अरे ये कहाँ चले गए। और दलित लोग भी सोचने लगेंगे कि ये ब्राह्मण वाले मेहमान इधर क्यों आ रहे हैं भाई, इनको हमसे क्या काम है। तो दोनों तरफ से शक होना शुरू हो जाता है कि ये बंदा करने क्या आया है यहाँ पे, है ना। अब गांव में सिर्फ ये तो होगा कास्ट का एंगल। अब क्लास और जेंडर का भी देख लो। गांव में सिर्फ जाति का चक्कर नहीं होता, पैसा यानी क्लास और जेंडर वाला चक्कर भी लाखों सवाल पैदा करता है। आप किस क्लास के हो, यानी कितने पैसे हैं आपके पास, क्या काम करते हो, सब पर लोग नजर रखते हैं। ठीक है। बेटे भाई बोलते हैं कि अगर मालिक के सामने ही मजदूर से सवाल करोगे, ठीक है, आंद्रे बेटे गए, ये मालिक है, ये मजदूर खड़ा है, साथ ही खड़े हैं, तो अगर आप मालिक के सामने मजदूर से सवाल पूछ रहे हो, तो मजदूर चुप रहेगा। और अगर आप चुपके से मालिक की एब्सेंस में मजदूर से मिलो, तो जमींदार सोचेगा अरे ये इनका क्या सेटिंग हो रखा है। यानी गांव में दोनों तरफ से दबाव रहता है। ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में लीला दुबे पे एक सवाल भी आया था 2022 में। लीला दुबे कहती हैं कि गांव में लोग उनकी जाति और उनके कास्ट से, सॉरी, उनके जेंडर से, उनके औरत होने से दे आर हाईली ऑब्सेस्ड। उनके जाति और उनके औरत होने की जो दो आइडेंटिटी है, वो कभी भी भूल ही नहीं पाए। ठीक है। शी सेज दैट आई वाज अ ब्राह्मण एंड अ वुमन एंड दिस द विलेज पीपल कुड नेवर फॉरगेट। मतलब उन्हें हर कदम पर याद दिलाया जाता था कि आप ब्राह्मण हो और ऊपर से महिला हो, तो आपका चलना बोलना सब हर कदम पर एक टेस्ट है। ठीक है। अब ये तो थे इंडियन स्कॉलर्स। विलेजर्स ने वेस्टर्न स्कॉलर्स को भी नहीं छोड़ा, फिरंगियों को भी नहीं छोड़ा, जो फिरंगी यहाँ स्टडी करने आ रहे हैं। ठीक है। वेस्टर्न स्कॉलर्स को भी गांव वालों ने तुरंत लेबल लगा दिया, अरे ये साहब लोग कहाँ से आए हैं, इनकी जाति क्या होगी। और उन्हें भी इसी नजरिए से डील करना पड़ा। इसमें एड्रियन मेयर, वही जिनकी रामखेड़ी की स्टडी है, मध्य प्रदेश के गांव की, इन साहब ने भी बताया कि रामखेड़ी गांव में लोगों ने उन्हें किस दर्जे में
रखा और उनका काम उतना आसान नहीं था जितना लगता था। गांव में आपकी एक धारणा लोग बना लेते हैं, फिर उनसे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस लिमिटेशंस, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने फिर भी पूरी कोशिश की कि वो हर कास्ट के लोगों से मिलें, सबकी कहानी सुन ले ताकि उनका डेटा रिलायबल हो, उनकी स्टडी रिलायबल हो। ठीक है, हाँ, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने सोचा कि अपर कास्ट वालों की कहानी तो सब सुनते हैं, लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट वालों की सुनो तो ज़रा पता चले कि उनके दर्द क्या है। इसलिए जोन मेंचर मैम इन्होंने जानबूझ के दलित बस्ती में ज़्यादा टाइम बिताया। तभी उन्हें मालूम हुआ कि उन लोगों के लिए कास्ट सिस्टम क्या बवाल लेके आता है। यानी दलित लोग कहते हैं, भाई हमारे ऊपर दो तरह से दबाव है, वन इज इकोनॉमिक, सेकंड इज पॉलिटिकल। इकोनॉमिक, पैसा कमाने के लिए आप किसके लिए काम करते हो, उन पे आपकी डिपेंडेंस है। दूसरा पॉलिटिकल, आपके ऊपर किसकी अथॉरिटी है, सरपंच, लोकल दबंग। जमींदार लोग कभी नौकरी देकर तो कभी नेतागिरी के जोर पर उन्हें दबाए रखते हैं। ठीक है, अब दिस इज हेयर वी आर लेक्चर गेट्स कंप्लीटेड, सारी डायमेंशंस हो गई हैं। थोड़ा हम क्रिटिसिज्म लास्ट हमारा बचता है, वो हम देख लेते हैं। देखो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन दिनों के 1950s के एंड 60s के, तो उन दिनों में सिर्फ ये लोग ये देखते थे कि गांव में क्या स्ट्रक्चर है, क्या नियम कानून फॉलो होते हैं, क्या ढांचा है, क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। उन्होंने ज़्यादा ख्याल ही नहीं किया कि गांव में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, संघर्ष और बदलाव, चेंज, इन सब चीज़ों को उन्होंने इग्नोर किया। इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। वो बस कास्ट हायरार्की, स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं, कास्ट हायरार्की, पेट्रिलिनियल फैमिली एंड कस्टम्स एंड रिचुअल्स, इन सबको कैप्चर करना चाहते थे, रीति रिवाज। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट और चेंज पर नज़र कम गई, इसलिए एक बहुत बड़ा एंगल 1950s और 60s की विलेज स्टडीज़ ने मिस किया। दिस इज देयर बिगेस्ट लिमिटेशन। और इन्होंने एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़ा था, वो मैंने आपको पहले बताया था। सो दिस इज वेयर वी एंड टुडेज सेशन। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो बचता है, दैट इज लास्ट पार्ट जो है विलेज एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। ठीक है, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।